ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं कि जब भी हम मंजिल के एकदम करीब होते हैं उस वक्त हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें उस मंजिल तक पहुंचने में हमारी वो सारी कोशिशें शामिल होती हैं जो हमने इसे पाने के लिए की होती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है कोरोना की इस जंग में। ऐसे में जब हम वैक्सीनेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और अब कभी भी इस बात की घोषणा की जा सकती है, जरूरत है हमें संयम बनाए रखने की और कोरोना से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों को अपनाने की, जिसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं और आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। डॉक्टर सैनी साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं। आपने ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो पर विशेष काम किया है। डॉक्टर सैनी ने इन्फेक्शियस डिजीज और रीसेंट एडवांसेस इन डायग्नोस्टिक्स पर किताब लिखी है, जो मेडिकल फर्टिनिटी में काफी लोकप्रिय है। डॉक्टर सैनी नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को और आपको अभिनंदन। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सैनी, इस समय ब्रिटेन में मौजूद कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर लोगों के मन में चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं। ब्रिटेन से भारत लौटे 6 लोगों में वायरस के उसी स्ट्रेन के संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। कर्नाटक में ब्रिटेन से वापस आए संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें से 3 वायरस के नए रूप से संक्रमित हैं। वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाना या उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कितनी बड़ी चुनौती होती है। हालांकि देश की 10 प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा इस समय दी जा रही है। देखिए, एक हम श्रोताओं को वही टेस्ट होता है, एक तो जो हम कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कोरोना है कि नहीं है जी। जब हम स्ट्रेन की बात करें, जैसे यूके में स्ट्रेन निकला या एक नया स्ट्रेन साउथ अफ्रीका में निकला, वो भी कोरोना ही है। हम उस टेस्ट से ये तो पता लगा लेंगे कि पेशेंट को कोरोना है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसको यूके का स्ट्रेन है या जो भारत में अभी स्ट्रेन चल रहा है वो चल रहा है, या एक साउथ अफ्रीका से स्ट्रेन आया वो स्ट्रेन है। तो इनको पता लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि ताकि हमें पता लगता रहे टाइम टू टाइम कि कौन सा स्ट्रेन प्रेवलेंट है, ताकि उसी हिसाब से हम उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकें। और आपने दूसरा क्वेश्चन की कि कितना आसान और कितना मुश्किल होता है जी। मैं कहूंगा कि अब टेस्टिंग तो हमारे लिए आसान होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रयोगशालाएं होगी, सरकार में भी और प्राइवेट में भी, जिनसे हम कोरोना है कि नहीं है वो पता लगा सकते हैं RT-PCR के द्वारा जी। लेकिन जो स्ट्रेन का पता लगाना कि ये यूके का स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है या इंडिया का पुराना स्ट्रेन है, उसके लिए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। अब सीक्वेंसिंग एक मुश्किल और एक्सपेंसिव है, और ये इतनी जल्दी से हम प्रयोगशालाएं नहीं बना पाएंगे जितनी जरूरत होती है जी। तो इट इज ए चैलेंज, बट ये सीक्वेंसिंग करने की सुविधाएं बढ़नी चाहिए ताकि हम पता लगा पाए कि कौन सा स्ट्रेन घूम रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर काफी बार हमारी जो पब्लिक सेवाएं होती हैं उससे निर्धारित करती है। डॉक्टर सैनी, ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी नेशनल हेल्थ सर्विस ने नए वायरस के 7 नए लक्षण बताए हैं, जिनमें बुखार, खांसी, थकान, सिरदर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द और स्किन पर रैशेस पड़ना शामिल हैं। आप इन लक्षणों पर क्या कहेंगे? क्या कोई नए लक्षण हैं या पुराने लक्षण की तरह ही हैं? देखिए, आप मोर और लेस जितने भी आपने अपनी लक्षण की बात की है जी, जो अभी उन्होंने बताया है, देखें तो ये सारे जो पुराने जो अभी हमारे भारतवर्ष में जो स्ट्रेन है या दुनिया में जो स्ट्रेन है, उन सब में भी ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो
सिर्फ लक्षण के बेसिस पे ये हम कह पाए कि ये यूके का स्ट्रेन है या जो अभी तक भारत में चल रहा स्ट्रेन है वही है या दुनिया में जो स्ट्रेन चल रहा है, बहुत मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन स्प्रेड बहुत फास्ट कर रहा है या एक दो चीजें और भी पता लगी, जैसे सांस लेने में किसी को बहुत जल्दी तकलीफ होने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये देखा कि इन जो यूके के स्ट्रेन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, चेस्ट में पेन होना, स्किन का ब्लूइश होना, टायर्डनेस, हाथ पांव में दर्द, ये लक्षण काफी पाए जाते हैं। जी। और डॉक्टर सैनी, जब इस खतरनाक स्ट्रेन ने भारत में भी दस्तक दे दी है तो हमें क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी? दो चीजें की सावधानियां। पहली सावधानी तो सरकार की तरफ से जो कि ली जा रही है, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे क्योंकि अभी ये बाहर से ही आ रहा है, अभी अंदर से हमें नहीं पता लग रहा, तो बाहर से आ रहा है, तो जो भी यूके, साउथ अफ्रीका और जो दूसरी और देशों में भी जहां जहां से मिल रहा है, तो उन सब जो वहां से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्ट हो और जो पॉजिटिव आए उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। जी। और दूसरा, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारा भी एक कर्तव्य है, वो ये कि यदि हम उन देशों से आए हैं और हमें कोई सिम्टम्स अभी तो नहीं है, लेकिन हमें जैसे ही कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं या आपको पता लगता है कि जिस प्लेन से आप आए थे और उस प्लेन में कोई किसी को पॉजिटिव मिला है ये स्ट्रेन, तो हम फौरन बताएं। दूसरा हमें ध्यान रखना होगा, जो एक कॉमन सब चीजों के लिए करना ही है हम लोगों को, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना। यदि ये हम चीजें करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। जी। और डॉक्टर सैनी, इस समय देश के कई राज्यों, जैसे हम बात करें असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 वैक्सीन का जो सक्सेसफुल ड्राई रन है वो किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये जो ड्राई रन है बिना एक्चुअल वैक्सीन के किया गया है और प्रोसेस ओरिएंटेशन पर जोर दिया गया है, क्या कुछ करते हैं इसमें? देखिए, आपने क्वेश्चन किया, जो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन है, सिर्फ वैक्सीनेशन बनना ही काफी नहीं होता। वैक्सीनेशन के साथ जो प्रोसेस जुड़ा होता है कि एक वैक्सीनेशन का फैक्ट्री में बनना, जहां पर प्रयोगशाला में बनेगा, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट के बाद उस जगह पे लगना, उस जगह पे पहुंचाना जहां पर वहां पर वैक्सीनेशन लगेगा। जी। फिर उसके बाद उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना कि किन किन लोगों को लगना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन वहां पे स्टोर कैसे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन में है टेम्परेचर की। अभी हमें नहीं मालूम कि कौन सा वैक्सीनेशन हमारे पास आने वाला है जी। लेकिन जहां तक यदि मैं स्पेकुलेट करें तो वो हमारे पास शायद सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक का आएगा, जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जी टेम्परेचर में रह सकता है। तो उसके लिए हमें जहां से आएगा, जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पर एक मेन डिपो बनेगा, उस ट्रांसपोर्ट में 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कैसे रखा जाएगा, कैसे उनको फिर आगे, उसके बाद वहां पे जो हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन पे मेन जो सेंटर बनेगा वहां पे स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे मेंटेन किया जाएगा। वहां से फिर वे छोटी वहां से डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद वैक्सीनेशन बूथ में जाएगा। तो इन सब जगहों पे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रखा जाएगा, स्टोर कैसे किया जाएगा, और वहां पे जब वैक्सीनेशन खत्म हो जाए तो उसको कैसे वहां पे कैसे प्रिक्योर किया जाएगा जी। और जिनको लग गया है उनका कैसे ट्रेस किया जाएगा और फिर उनको दोबारा कैसे बुलाया जाएगा। ये सब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके लिए, जिसको हम कहते हैं कि ड्राई रन करके देखा जाए। ये एक आई थिंक अच्छा स्टेप है, ताकि जब वैक्सीनेशन आ जाएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए या उसको जिस तरीके से हमें पहुंचाना चाहिए नहीं पहुंचा पाए तो बेकार सारी चीजें हो जाएंगी। तो ड्राई रन करना एक अच्छी आई थिंक शुरुआत है, और इससे जो भी सीख मिलेगी उसको हम जब एक्चुअल वैक्सीनेशन आएगा उसमें अपनाएंगे।
जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, आपने इतने विस्तार से इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी और अब समय है हमारे लिसनर्स की कॉल्स लेने का। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं जयपुर से रामू यादव जी। हाँ साहब। जी रामू यादव जी नमस्कार। जी रामू जी अपना सवाल पूछिए। हेलो साहब। जी हाँ डॉक्टर साहब, जय सिया राम। जय सिया राम रामू जी। ऐसा है साहब, मैं नेत्रहीन हूँ, मेरी 83 साल की उम्र है। हमारी जयपुर में मंदिर गोविंद देव जी का खुल गया, वहाँ हम जैसा दर्शन करने जा सकता नहीं जा सकता, नेत्रहीन आदमी है। जयपुर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर सैनी। रामू जी आपकी 83 साल की उम्र है, लेकिन आपकी आवाज से मुझे लगा कि आप तो 40-50 साल के होंगे। अच्छी बात है, आप अपना सेहतमंद रहिए। देखिए, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाएं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है अभी तो, लेकिन ये ध्यान रखें कि वहां पर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ये देखा गया है कि यदि हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कहते, दो गज की दूरी नहीं रखेंगे तो फैलने के चांसेस हैं। वहां जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो मास्क पहने रखिए, मास्क को नहीं उतारिए। और वहां पर जब हम उच्चारण करते हैं या गीत गाते हैं तो हमारे अमूमन क्या होता है कि हमारा मास्क नीचे आ जाता है, तो वहां पे खतरा हो जाता है। तो इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे और अपने हाथों का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपके हाथ बार बार आपके मुंह की तरफ, नाक की तरफ न जाएं, क्योंकि पता नहीं जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं कम्युनिटी के जहां बहुत सारे लोग आते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या मार्केट में, हमारे हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं, और ये हाथ किसी जो इन्फेक्टेड आदमी है उसने भी वहां लगाए होंगे, तो उसके द्वारा हमारे हाथों के अंदर आकर हमारे अंदर जा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप ऐसी जगहों पर जाएं, अच्छी चीज है, लेकिन ध्यान रखें कि अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें, अपने हाथों की सफाई जरूर रखें। और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वागत है मैं आपका। मालूम करना चाह रहा हूँ जी, जब वैक्सीन लगेगी तो उम्र के हिसाब से लगेगी या बच्चों के और जवान के और बूढ़ों को अलग अलग लगेगी, ये मालूम करना चाह रहा था। जी डॉक्टर सैनी, वैक्सीन का किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाएगा, किन लोगों को ये वैक्सीन पहले मिलने वाली है? महेश जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब अभी फिलहाल ये नहीं है कि हमने सभी को वैक्सीनेशन एक साथ लगा देनी है, ना तो इतनी वैक्सीनेशन बन पाएगी, ना संभव है, ना ये संभव है कि हम सब लोगों को एक साथ लगा पाएं। इसीलिए ये ड्राई रन या लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि जिन लोगों को बोला जाएगा वही वैक्सीनेशन लगाएं, अन्यथा एक तरह के भाग दौड़ बन जाएगी जिसमें वैक्सीनेशन तो ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन जिस तरीके से लोग भाग दौड़ एंग्जाइटी हो जाएगी उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं कहूंगा, सबसे पहला जो हमने बनाया है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मरीजों के पास हैं, जो सबसे ज्यादा खतरा उनके पास है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको दी जाएगी। पुलिस कर्मचारी हैं, उनको दी जाएगी, क्योंकि वो भी उन जगहों पर रहते हैं। उसके बाद जो ओल्ड एज ग्रुप है, 60 साल से उम्र के लोग जो हैं, उनको दिया जाएगा। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, क्योंकि उनको आ सकता है, जिनको जैसे डायबिटीज हैं या कोई और प्रॉब्लम, कैंसर से पीड़ित लोग हैं जिनको और प्रॉब्लम्स हैं, उनको दी जाएगी। उसके बाद यंग लोग, और फिर देखा गया है कि बच्चों में अभी इतनी ज्यादा घातक ये बीमारी नहीं है, तो उनको अभी हम प्रायोरिटाइजेशन में अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन हमारे पास आती जाएगी और हमारे पास जो हमारे प्रायोरिटाइज लोग हैं उनको देते जाएंगे, तो सबको वैक्सीनेशन मिल जाएगी। यदि हम देखें तो ये देखा भी गया है कि यदि हम किसी भी देश में 60-70% लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए तो वो बीमारी वैसे ही मर जाती है, क्योंकि वायरस के पास एक दूसरे को फैलाने की जगह नहीं मिलती। तो लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि सब इसमें एकदम भाग दौड़ मत मचा दें कि हमें भी लगे और चक्कर में पता लगा कि किसी को भी नहीं लग पाई। दूसरा, मैं जो सुन रहा हूं कि काफी लोग ये कुछ रिलीजन में आ रहा है कि हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे, कुछ अलग अलग से, या कुछ लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं वैक्सीनेशन से नुकसान ना हो जाए। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सबको बताना चाहता हूं कि जब भी वैक्सीनेशन आएगी वो तभी आएगी जब इस सब चीजों को देख लिया जाएगा कि उसके नुकसान नहीं है, उसके
फायदे ज्यादा हैं जी। वैक्सीनेशन में हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है, एक प्रिंसिपल है नो हार्म टू एनीबॉडी जी। कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए इससे। तो प्लीज जब वैक्सीनेशन आए तो जिस आधार पर आपको बुलाया जाए उसी समय आइए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। डॉक्टर सैनी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जैसा कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, तो ऐसे में आपका ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी तरह से वैक्सीन से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और पूरी तरह से ये इसकी जो सेफ्टी और एफिकेसी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नरेंद्र सैनी। आप भी डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और अब हम रुक करते हैं जयपुर का, जहां से प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रकाश जी नमस्कार। हेलो। हाँ प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सिद्धार्थ जी, आपको डॉक्टर साहब को सप्रेम नमस्कार। जयपुर से प्रकाश जंगड़ बोल रहा था। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि दो जिज्ञासा है मेरी। एक तो पहले तो ये कि जो विदेशों में भी ये कोरोना वायरस के जो चर्चा हो रही है कि इतना मैं रेडियो पर सुनता रहता हूँ, प्रोग्राम भी डेली सुनता हूँ, तो क्या वही वायरस है या इसका स्वरूप बदल गया? और दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि जो अपनी जो वैक्सीनेशन दी जाएगी, जो जैसे अभी रिकवरी हुई है, क्या इनको भी मतलब दी जाएगी? धन्यवाद जी। पहले तो ये पूछ रहे हैं कि जो वायरस का स्वरूप बदल गया है, इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है विदेशों में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रकाश जी, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने कहा कि ये जो वायरस होता है ना, ये हर वायरस अपना रूप बदलता रहता है। कोरोना वायरस कुछ ज्यादा ही जल्दी से अपना रूप बदल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा। तो उससे एक ही चीज, जैसे अभी जो चर्चा चल रही है यूके वगैरह में, उसने आकार बदला। अभी तक उसके कम से कम 40-50 तरीके के आकार बदल चुके हैं, लेकिन कुछ आकार बहुत ज्यादा पता भी नहीं लगते क्योंकि वो आए और चले गए। लेकिन कुछ आकार जो बदलते हैं वो सस्टेन हो जाते हैं, जो औरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो अभी हम चर्चा करें यूके वगैरह में जो आकार बदला है, उसने एक चीज देखी कि ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल रहा है। घातक शायद उतना ही है जो अभी आंकड़े आए हैं हमारे पास जी। लेकिन एक से दूसरे की तरफ ज्यादा फैल रहा है। उसका एक नुकसान तो है इनडायरेक्ट, एक तो ज्यादा लोग बीमार होंगे, ये नुकसान। दूसरा, क्योंकि जैसे भारत में देखें तो स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही कम है। जब स्वास्थ्य सेवाएं कम होती हैं और उस समय मरीज ज्यादा हो जाएं तो इनडायरेक्ट नुकसान क्या होता है कि आपके पास जिन लोगों को हॉस्पिटल चाहिए होगा उनको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, जिनको आईसीयू चाहिए होगा आईसीयू नहीं मिलेगी। तो इनडायरेक्ट वे में मॉर्टेलिटी यानी कि बीमारी ज्यादा लंबे समय तक या मृत्यु दर बढ़ सकती है, क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट है। तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो भी बाहर से लोग आए उनका हम लोग भी एज ए सिटीजन ध्यान रखें कि यदि वो बाहर से यूके वगैरह से आए तो उनकी जांच करवाएं या वो खुद जांच करें। और हम अपने जो छोटे छोटे जो हम बार बार कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करिए, हाथों को बार बार धोएं, मास्क पहनिए, इन चीजों का इस्तेमाल करते रहें। और डॉक्टर सैनी, इन्होंने ये भी पूछा है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीनेशन की जरूरत होगी? देखिए, अभी तक जो हमने अभी पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रायोरिटाइज करने में जी, तो प्रायोरिटाइज में अभी हमारे जिनको अभी तक हो चुका है उनको अभी हम उसको ध्यान नहीं उनको लगाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो इम्यूनिटी है 6-7 महीने तक रहती है। तो अभी तो पहले प्रायोरिटी है कि जिनको अब नहीं हुआ उनको लगाया जाए। और अच्छी बात ये भी है कि अभी तक जितने भी आकार में चेंजेस आए हैं वायरस में, जो भी वायरस अभी तक आए हैं डिफरेंट तरीके के 10-12 तरीके के जो वायरस हमारे पास मौजूद जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोरोना कर रहे हैं, उन सब में ये तो देखा है कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो काम कर रहा है। तो इसलिए अभी हम वो प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। वो वैक्सीनेशन थोड़े दिनों के बाद ही मालूम चलेगा कि उनको जरूरत है कि नहीं है। बट अभी जो अभी तक हमारे पास आंकड़े हैं उनको अभी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, जिनको एक बार हो चुका है।
और डॉक्टर सैनी, अब हम रुख करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में सचिन जी जुड़ गए हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो जी मैम, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जो वैक्सीन हमारे लिए तैयार होती है उसको 3 साल की जरूरत क्यों होती है? क्या हमारे वैज्ञानिक लोगों को पता नहीं होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी के बनाते हैं वो कारगर है या नहीं है? तो 3 साल की जरूरत क्यों होती है? ये जी डॉक्टर साहब, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज हो रही थी। नॉइज की वजह से थोड़ा सवाल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बार बार क्यों जरूरत होती है ट्रायल की वैक्सीन के? क्या वो कारगर नहीं होती है एक बार में? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि जो एक चीज नहीं आती है, वैक्सीनेशन भी हम क्या करते हैं कि जो भी कीटाणु होता है उसके अगेंस्ट में हम एंटीबॉडीज अपने शरीर से बनवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है कि वो जो कीटाणु या जिससे हम वैक्सीनेशन बना रहे हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। जी, सबसे पहला ध्यान ये देना होता है। इसलिए ट्रायल करना पड़ता है कि क्या हम चीजें जो हम पहले तो हम इस ट्रायल को जानवरों में करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो इसलिए वो ट्रायल किए जाते हैं, पहले जानवरों में किए जाते हैं, फिर देखते हैं कि जानवरों में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, फिर मनुष्य में किए जाते हैं उन ट्रायल्स को और उसको ध्यान से देखा जाता है। फिर पहला तो देखा जाता है कि नुकसान तो नहीं हो रहा, फिर दूसरा देखा जाता है कि क्या वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे अंदर एंटीबॉडी जिससे बोलते हैं कि उनको मारने की क्षमता भी है कि नहीं है, जी, बनी कि नहीं बनी। दूसरा, इतनी बनी कि उनको मारने की क्षमता भी है कि नहीं है। तो इन 3-4 चीजों को देखने के बाद ही किया जाता है, इसलिए ट्रायल किए जाते हैं। क्योंकि हम फौरन लोगों को लगाना शुरू कर दें ये सोच के कि लेबोरेटरी में हमने बनाई है, ये ठीक होनी चाहिए, जी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो पहले हम ट्रायल करते हैं। तभी हमने अपने श्रोताओं को बोला था कि आप जब गवर्नमेंट कह दे कि वैक्सीनेशन लगाना है तब जरूर लगवाएं, क्योंकि वो इन सारे ट्रायल से होके गुजरती है और तब लोगों में पहुंचाई जाती है जब ये पाया जाता है कि ये वैक्सीनेशन ट्रायल से जा चुकी है, इसके अंदर कोई घातक बात नहीं हो सकती, ये हार्म नहीं कर सकती, इसलिए जरूर लगवाना चाहिए। इसलिए इससे सब ट्रायल होते हैं। और डॉक्टर सैनी, अब दिल्ली से ही हमारे साथ कार्यक्रम में अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी अनिल जी। हाँ नमस्ते सर, और जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। 2 सवाल जानना चाहते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो एक कहा जाता है कि हाथ धुलाओ 20 से 30 सेकेंड जी, तो जैसे उससे कहते हैं कीटाणु खत्म हो जाता है जी, इसी तरीके जैसे हम बाहर से आते हैं और अपने कपड़े सरम में भिगो के एक कपड़े को 5-7 मिनट मले तो क्या कीटाणु नष्ट हो जाएगा? जी डॉक्टर सैनी कहते हैं कि 20 सेकंड तक अगर हम अच्छी तरह से हाथ धोएं तो उसमें वायरस नहीं रहता। तो क्या इसी तरह से कपड़ों को अगर हम इस तरह से धोएं तो क्या उससे भी कीटाणु खत्म हो सकते हैं या वायरस खत्म हो सकता है? अनिल जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम बार बार कहते हैं यदि आप अपनी सफाई रखेंगे, हाइजीन ठीक रखेंगे, तो हमें वायरस का ये वाला कीटाणु क्या कोई भी कीटाणु हमारे पास नहीं आ सकता। अब 20 सेकंड नहीं, 20 सेकंड हम 30 से 40 सेकंड, यदि आप हैंड वॉश कर रहे हैं, साबुन और पानी से हाथ धो रहे हैं, तो हम कहते हैं 30 से 40 सेकंड। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो मैं प्रोग्राम में तो नहीं बता सकता क्योंकि वो दिखाने के लिए होती है। 6-7 स्टेप होते हैं, उस तरीके से हाथ धोना। ये सिर्फ नहीं कि आपने 40 सेकंड अपने साबुन रखा और पानी के अंदर हाथ डाल दिया और आपका काम खत्म हो गया। आपको हर हाथ के हर हिस्से को अच्छे से 30 से 40 सेकंड के अंदर साबुन पानी से धोना होता है, तभी आप कहेंगे कि आप सुरक्षित हैं। इसी तरीके से कपड़े को भी आप साबुन पानी से धोएंगे और उसको प्लीज उसको कपड़ों को आप धूप के अंदर सुखाएं भी जरूर। कोई भी चीज गीली होगी तो उसके अंदर कीटाणु वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से हाथ भी आपने यदि धोए हैं तो हाथों को भी पोंछना जरूरी है। आप सुखाएं जरूर अपने हाथों को भी, या तो आप टिश्यू पेपर से करें या सब स्वच्छ कपड़े से अपने हाथ को पोंछे जरूर। इसी तरीके से कपड़ों को भी आप साबुन पानी में डालें, उनको धोएं, उसके बाद धूप में सुखाएं।
यदि इतना हम काम करते हैं तो आपके पास कोरोना वायरस क्या कोई दूसरा कीटाणु भी नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। और अब हम रुख करते हैं जम्मू का, जहां से मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, आदाब जनाब। मैं जी जम्मू से आपका स्वागत है। एक शायर और एक अदाकार जी सिंगर मोहम्मद अमीन बनिहाली अर्ज कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अमीन जी, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या पूछना चाहते डॉक्टर हैं? साहब की खिदमत में मेरा पुरखुलूस आदाब। आदाब मोहम्मद अमीन जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये चंद बातें पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा गया कि बहुत से लोग बड़ी सख्ती से प्रिकॉशंस लेते हैं। यहाँ तक कि एक अपने फ्रेंड को मैं किताब देने गया तो उसने वो किताब मेरी हाथ से नहीं ली, बल्कि धूप में रखी कुर्सी पर पहले, उसके बाद वो किताब उठाई। लेकिन ऐसा देख रहे हैं हम कि जो ज्यादा ही प्रिकॉशंस लेते हैं उनकी पूरी फैमिली को हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो प्रिकॉशंस में कोई मतलब ढील बरतते हैं या करते ही नहीं है कुछ भी, तो वो ठीक ठाक रहते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस थिंग? जी डॉक्टर सैनी, ये सवाल पूछा है कि जो लोग ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं क्या उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो कोई नहीं लेते उनके अंदर कम होते हैं? क्या कुछ कहेंगे इस बात पर आप? मोहम्मद अमीन जी, ये शायद आपने जो देखा है, और जरा सी असावधानी कोई भी एक्सीडेंट करा सकती है। तो आपने बहुत सारी, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, उन्होंने यहाँ तो बहुत आपसे बुक पी ली, उसको धूप में रखा, पी लिया, बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो वायरस है, जो भी कीटाणु है, यदि कोई किताब, न्यूज़पेपर कुछ भी हो, उसके अंदर 2 या 3 दिन तक रह सकता है, तो उसको धूप में रखा, बिल्कुल अच्छा। लेकिन उसी वक्त उस व्यक्ति ने यदि असावधानी बरती, पता नहीं कहाँ से गुजरे, आपके घर तक पहुंचे, फिर वो कहाँ से हाथ टच करते हुए अपने घर में पहुंचे और हाथ नहीं धोए, छोटी सी बात है, हाथ नहीं धोए थे, बाकी सारी प्रिकॉशंस ली थी, तो जरा सी असावधानी भी हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये कहना, जैसे लोग कई बार हमारे से एज ए डॉक्टर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एग्जाम्पल ही दूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका लीवर खराब हो जाता है, वो शराब नहीं पीते, लेकिन जो शराब पीते हैं उनका लीवर तो खराब होता है, उसमें से भी कुछ बच जाते हैं जिनको नहीं होता। लेकिन आंकड़े यदि देखें तो ये हम बता सकते हैं कि 80% या 60 से 80% लोगों को जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि 20% ऐसे भी लोग होंगे जिनको और कोई कारण होंगे जिनकी वजह से हो जाएगा। तो इससे ये तो नहीं कह सकते कि वो 20% वो ये कहना शुरू कर दें कि हम तो अल्कोहल ही पी लेते हैं। तो जो आंकड़े हैं उनकी तरफ जो स्टैटिस्टिक्स है बनी इसलिए होती हैं कि उनको हम अमल करें। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसे नहीं बनती, स्टैटिस्टिक्स बनती है जब हम लोगों को देखते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो स्टैटिस्टिक यही कहती है कि यदि हम सावधानी बरतेंगे, अपने आसपास की सफाई रखेंगे, अपने आप को सफाई रखेंगे, मास्क पहने रखेंगे, तो हम बचे रहने की ज्यादा उम्मीदें हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वायरस इतना छोटा कि कहीं से भी हमारे अंदर घुस सकता है। तो जरा सी असावधानी कि मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। मैंने मास्क तो पहना हुआ है, मैं सारा दिन कहता हूं जी मास्क पहना हुआ है, लेकिन मेरा मास्क कई बारी मेरे नाक के नीचे आ जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, मास्क ठीक से पहनना चाहिए। समय हमारे पास कम है, इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR@nsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।